एसएसटी डे 15 में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आज के एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करते हैं एसएसटी पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी से उठाए गए हैं और सीधे के सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो अब तक हमने इतिहास को शुरू किया और डिस्कस किया हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे राजा, राज्य और उनके कुछ प्राचीन गणराज्य के बारे में। सबसे पहले जो राजा हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनता। राजा को चुनने की जिम्मेदारी किसकी थी? सबसे पहले लोगों की थी, यानी कि लोग क्या करते थे? राजा को चुनते थे। लेकिन उसके करीब 3000 साल बाद हमें राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस दिखाई दिए। क्या चेंजेस दिखाइए, आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे कि जो लोग हैं वो क्या करते थे? बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते थे। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप डायग्राम में अश्वमेध यज्ञ फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब इस यज्ञ को करके ये जो लोग हैं वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते गए। बढ़ेंगे अगले पॉइंट। ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये कुछ ऐसा ही था। इसमें क्या किया जाता था? जो राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे वो क्या करते थे? एक घोड़े को छोड़ते थे और ये जो घोड़ा है ये अलग अलग राज्यों में जाता था। और फिर क्या होता था कि वहां के राजा अगर इसको पकड़ लेते थे तो फिर उसको लड़ाई करनी होती थी भेजे हुए राजा से, और अगर छोड़ देते थे तो इसका मतलब ये था कि अब उस राज्य पे वो जो अश्वमेध यज्ञ जिस राजा ने किया है उसका कंट्रोल होगा। बढ़ेंगे पॉइंट नेक्स्ट की तरफ। पॉइंट नंबर 4 की डिस्कस करेंगे। इन आयोजनों में राजा का जो स्थान होता था वो मुख्य होता था। उन्हें सिंहासन यानी कि थ्रोन या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। और जो विष हैं यानी कि जो वैश्य लोग हैं वो उनके लिए उपहार लाते थे। यानी कि हमने 4 वर्णों में बांटा है लोगों को। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, उसके बाद आती हैं क्षत्रिय, उसके बाद आती हैं हमारे शूद्र और उसके बाद आती हैं वैश्य। तो ये लास्ट कैटेगरी के जो लोग हैं वो क्या करते थे? राजा के लिए उपहार लाते थे। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 5 को। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें किसी भी अनुष्ठान में, यज्ञ में या फिर पूजा में उनको शामिल नहीं होने दिया जाता था। तो भेदभाव चलता था पहले के टाइम पे। बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। तो ये जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इसका एक बड़ा इतिहास है। नॉर्थ इंडिया यानी कि हमारा उत्तर भारत, इसमें क्या है? कई सारे जो है वो ग्रंथ रचे गए हैं। और इस उत्तर भारत में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो बात करेंगे गंगा और यमुना की। ये जो मेन रिवर्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे नदियां यहाँ पे बहती हैं। और ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। यानी कि सबसे पहला जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को हम लोग वेद कहते हैं। और बाकी के ये जो 3 वेद हैं यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको हम लोग लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। और इस उत्तर वैदिक ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा जो ग्रंथ हैं वो उत्तर वैदिक ग्रंथ की कैटेगरी में हमें फॉल होते हुए दिखाई देते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 7 में, जिसको अभी मैंने आपको समझाया कि जो पुरोहित हैं यानी कि जो पंडित है उन्होंने क्या किया था? लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, 4 वर्णों में उनको बांटा गया था। वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? डायग्राम में देख सकते हैं आप। सबसे पहले जो स्थान था वो ब्राह्मणों का था और ब्राह्मणों का काम क्या था? पूजा पाठ कराना। ये जो दूसरा स्थान है उनको हम क्या कहते हैं? क्षत्रिय। इनके हाथ में देख सकते हैं आप क्या है? एक तलवार है, यानी कि क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना। तीसरा जो स्टेज है जिसको हम लोग वैश्य कहते हैं, इसमें व्यापारी लोग आते थे और इनका काम था व्यापार करना और राजा को धन देना। इसके अलावा जो शूद्र है, ये जो शूद्र है इसको सबसे नीचे माना जाता था और इसका काम इनके अकॉर्डिंग ऊपर के 3 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना इनका काम बताया गया था। बढ़ेंगे पॉइंट नेक्स्ट की। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया जो सबसे पहला वाला वर्ण है वो ब्राह्मणों का था और इनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन और अध्यापन, यानी कि वेद को पढ़ना और पढ़ाना, ये दोनों काम किसके थे? तो ये ब्राह्मणों के काम थे।
इसके अलावा यज्ञ करना भी ब्राह्मणों के काम थे, जिनके लिए इन्हें क्या मिलते थे, गिफ्ट्स मिलते थे, यानी कि उपहार दिया जाता था। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 9 की तरफ। जो दूसरा स्थान था यानी कि सेकंड नंबर, वो किसका था, वो था शासक यानी कि राजा का। और उनको क्या कहा जाता था, क्षत्रिय वर्ण का इनको कहा जाता था। और इनका काम क्या है, तो राजा का काम है युद्ध लड़ना और लोगों को सेफ्टी यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 10 की तरफ। जो तीसरी कैटेगरी थी वर्ण की, उसमें कौन आते थे, इसमें हमें वैश्य यानी कि मतलब विष या फिर वैश्य कह सकते हैं इनको। इसमें कृषक यानी कि खेती करने वाले, पशुपालक और व्यापारी आते थे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का प्राप्त अधिकार था। यानी कि ये जो यज्ञ करने का अधिकार था, ये किस किस को था, तो ब्राह्मणों को भी था। ब्राह्मण क्या करते थे, पुरोहित थे, तो यही यज्ञ करवाते थे। इसके अलावा राजा यानी कि क्षत्रिय को भी अधिकार था। और क्षत्रिय के अलावा ये जो तीसरी कैटेगरी थी वैश्य, इन तीनों कैटेगरी के लोगों को अधिकार था यज्ञ करने का। लेकिन जो शूद्र था यानी कि जो अंतिम कैटेगरी है, इसको कोई इस तरीके के अधिकार प्राप्त नहीं थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11 की तरफ। वर्णों का जो अंतिम स्थान है वो किसका था, शूद्रों का। ठीक है, और इसका काम क्या था कि ऊपर के जो तीनों वर्ण है इनकी सेवा करना और इनको किसी प्रकार का अनुष्ठान यानी कि यज्ञ करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। पॉइंट नंबर 12 को देखेंगे। शूद्र के अलावा जो महिलाएं थी उनको भी वेदों की स्टडी करने का कोई अधिकार नहीं था। तो इनके अकॉर्डिंग जो शूद्र हैं और महिलाएं हैं दोनों ही क्या है, बराबर हैं, चाहे वो महिला किसी भी कैटेगरी की हो। और इन दोनों को ही किसी प्रकार के यज्ञ में पार्टिसिपेट करने की आजादी नहीं थी। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13 हमारे स्क्रीन पे है। ये जो धूसर पात्र हैं, ज्यादातर थैलियों और कटोरियों ही मिलती हैं। ये जो पात्र होते हैं बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते हैं। और इनका जो यूज है डायग्राम में देख सकते हैं, ये किसी खास ओकेजन में ही किया जाता है। तो ये धूसर पात्र की क्वालिटी है कि ये पतलियां होती हैं और इनके जो सतह है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर, मतलब एकदम डेकोरेटिव और बहुत ही चिकने यानी कि सॉफ्ट स्मूथ होते हैं। देखेंगे पॉइंट नंबर 14। जो पुरातत्वविद हैं यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, जनपदों की जो बस्तियां हैं वहां पे खुदाई की। और खुदाई करने के बाद उन्हें दिल्ली से क्या मिला, तो दिल्ली से उनको पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास उनको हस्तिनापुर, ये वही हस्तिनापुर है जिसको महाभारत में चर्चा में लाया गया था। और एटा के आसपास क्या है, अंतरजी खेड़ा। ये कुछ पुरातत्वविदों को जब उन्होंने जनपदों की बस्तियों की खुदाई की तब उनको वहां से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्या है, जो मिट्टी के बर्तन लोग बनाते थे और इसमें क्या होते थे, कुछ तो धूसर थे और कुछ लाल रंग से डेकोरेट होते थे। चित्रित धूसर पात्र में चित्रकारी यानी कि ये जो पॉट है इसमें क्या किया गया था, डिजाइन भी बनाए गए थे, चित्र बनाए गए थे। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 16 की तरफ। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए कि उनको महाजनपद कहा जाने लग गया। यानी कि सबसे पहले जन थे और जन के बाद वो क्या हो गए, इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि उनको महाजनपद कह के बुलाने लग गए। और इन महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 17 की तरफ। अब ये जो राजधानी थी महाजनपदों की, इसके चारों तरफ राजा क्या करते थे, ऊंची ऊंची दीवार खड़ी करते थे। और ये जो दीवार थी ये किसके लिए खड़ी करते थे, ना सिर्फ सेफ्टी के लिए बल्कि ये इनकी शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे और समृद्धि, यानी कि इनके पास कितना पैसा है, यानी कि पावर और मनी दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं ये दीवारें। इसके अलावा सुरक्षा तो ऑब्वियस सी बात है प्रदान करेंगे। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 18 की तरफ। अब जब जन से ये लोग महाजनपद कहने लग गए तब ये क्या करते थे, सेना यानी कि आर्मी भी रखते थे और आर्मियों को
एक नियमित वेतन देकर पूरे साल ये लोग रखते थे, यानी कि सैलरी देते थे और पूरे साल इनसे काम करवाते थे। पॉइंट नंबर 19 को देखेंगे। अब जब तक ये जन थे तब तक तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड थे, उपहार पे, यानी कि जो इनको गिफ्ट्स मिलते थे उसी पे ये डिपेंडेंट थे। जब ये महाजनपद कहे जाने लग गए तब ये उपहारों पे डिपेंडेंट ना रह के अब नियमित रूप से कर वसूलने लग गए। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कर वसूलने की शुरुआत कहाँ से होती है तो आपने बता देना है महाजनपद के टाइम पीरियड पे एक रेगुलर इंटरवल पे ये लोग टैक्स को कलेक्ट करने लग गए थे। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 20 की तरफ। अब जो किसान थे, फसल उगाते थे, उस पे लगाए गए टैक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे वो क्या थे, किसान ही थे। और कितना कर देना पड़ता था, जितना उपज हो, मान लो अगर उन्होंने 6 चावल उगाए हैं तो उस 6 चावल की बोरियों में से 1 चावल किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, भाग या फिर टैक्स कहते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट नंबर 21 की तरफ। इस टाइम जो हल था, हल के फाल अब किसके हो गए थे, लोहे के हो गए थे। यानी कि पहले के टाइम पे लकड़ी के फाल उपयोग में आते थे और अब जब ये महाजनपद आ गया तो क्या होने लग गया, लोहे के फल को यूज करने लग गए। अब जैसे ही हम लोहे का फल यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, फाल यानी कि जो हल होते थे, इससे क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा जमीन को खोद सकते हैं और क्या होगा, फिर अच्छी खेती भी हो सकती है। यानी कि महाजनपद के टाइम पीरियड पे जो ये जो फाल हैं वो लोहे के हो गए और जैसे ही फाल लोहे के हो गए उनकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ गई और अब फसलों का उत्पादन भी बड़े लेवल पे होने लग गया। इस समय धान के पौधों का रोपण, यानी कि धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण भी स्टार्ट हो गया था। महाजनपद के टाइम की बात हो रही है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट। 200 साल के भीतर ही जो मगध है वो सबसे इंपॉर्टेंट जनपद बन गया। यानी कि पहले टोटल जो थे वो 16 महाजनपद थे और इन सभी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो मगध, जो कि आज के टाइम पे हम बिहार में देखते हैं, पटना के आसपास वाला एरिया, वो पूरा का पूरा एरिया किसका था, मगध एम्पायर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जनपद कहा जाने लग गया था। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 24 की तरफ। जो गंगा और सोन जैसी नदियां हैं वो मगध से होकर बहती थी। इसके अलावा यातायात, जल वितरण, जमीन उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और मगध का जो हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था और इन जंगलों से हाथियों को पकड़कर इन्हें ट्रेन कर सेना के काम में इन्हें लगाया जाता था। तो यहाँ पे कारण दिया गया है कि क्यों ये जो महाजनपद में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल मगध एम्पायर बना, क्योंकि यहाँ पे गंगा और सोन नदियां बहती थी जो कि इसको क्या करती थी, जल प्रदान करती थी। इसके अलावा जमीन को उपजाऊ बनाती थी। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी था। इसके अलावा जमीन भी यहाँ की कैसी थी, उपजाऊ थी। चारों तरफ से जो मगध एम्पायर है वो किससे घिरा हुआ था, पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे जंगलों में हाथी भी मिल जाते थे और इन हाथियों का भी ये लोग यूज करते थे सेना के काम में। पॉइंट नंबर 25 की बात करेंगे। इसके अलावा इस एरिया में क्या था, आयरन के भी ओर थे और बड़े बड़े माइंस यानी कि खादानें थी। अब इनके पास लोहा भी है, तो फिर क्या हुआ, जैसे ही लोहा प्राप्त हुआ इनके जो हथियार हैं वो मजबूत बनने लग गए। पॉइंट नंबर 26 को देखेंगे। मगध के अंदर जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक होते हैं उनमें से पहला है बिंबिसार और दूसरा है इस बिंबिसार का बेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अजात शत्रु या फिर पितृहंता भी कहते हैं। पितृहंता क्यों कहते हैं अजात शत्रु को, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये जो बिंबिसार है ये क्या है, फाउंडर यानी कि स्थापक है किसका, हर्यक वंश का, यानी कि हर्यंका डायनेस्टी का, जो कि मगध एम्पायर के अंदर ही आता है। इसके अलावा जो महापद नंदा था, नंदा डायनेस्टी का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर था और इसने क्या किया था, ये अपना जो नियंत्रण है वो उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 27 की तरफ। तो बिहार में राजगृह, जिसको हम क्या कहते हैं, राजगीर कहते हैं,
कई सालों तक मगध की राजधानी बनी थी और उसके बाद पाटलिपुत्र को भी, पाटलिपुत्र जिसको हम आज का पटना कहते हैं, ये भी राजधानी बनाया गया। यानी कि सबसे पहले जो राजगीर यानी कि राजगृह है, इसको राजधानी बनाया गया मगध एम्पायर का, और फिर उसके बाद पटना को भी राजधानी डिक्लेयर किया गया बहुत लंबे टाइम के लिए। आज भी मतलब जो बिहार की कैपिटल है वो पटना ही है। अब हम यहाँ से बात करेंगे सिकंदर महान की। अब यहाँ पे हम सिकंदर महान को क्यों चर्चा में लाएंगे, क्योंकि सिकंदर इसी टाइम पे क्या किया था, सिकंदर ने इस पे अटैक किया था। 2300 साल से पहले जो मैसेडोनिया का राजा था सिकंदर, वो क्या करना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था। जब वो मगध की ओर आया तो उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। वो इस बात से भयभीत थे कि भारत के जो शासक हैं, जो मगध एम्पायर हैं, इनके पास बहुत सारे पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यानी कि ये जो मगध एम्पायर है, इन्होंने इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर लिया था कि इससे सिकंदर जैसा महान भी युद्ध करने से डरने लग गया। पॉइंट नंबर 29 को देखेंगे। वज्जी की राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। वैशाली एक जगह है बिहार के अंदर, जो कि ये वज्जी भी क्या है, एक महाजनपद है। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। इसकी राजधानी थी वैशाली, जो कि बिहार का ही था। और यहाँ पे एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था चलती थी, जिसको हम गण और संघ कहते हैं। और ये गण संघ क्या है, इसको हम चर्चा में लाएंगे। और ये जो गण संघ है, इसी से बुद्ध और जैन भी संबंधित थे। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 30 की तरफ। अब ये गण और संघ क्या है, इसमें एक नहीं बल्कि कई सारे शासक होते थे, और कभी कभी तो ये लोग एक साथ ही शासन करते थे। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति को हम राजा कहते थे। यानी कि यहाँ पे कोई एक राजा नहीं था, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर शासन करते थे गण और संघ के कॉन्सेप्ट में, और सभी व्यक्ति राजा कहलाता था। पॉइंट नंबर 31 की बात करेंगे तो ये जो स्त्रियां थी और दास और कमकार हैं, इनको सभाओं में हिस्सा नहीं लिया जाना मतलब देते थे ये लोग। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि स्त्रियों की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी उस टाइम पे। ना ही उनको यज्ञ करने की अनुमति थी, ना ही उनको सभा में बात करने की अनुमति थी, और ना ही वहां उनको आने की अनुमति थी, और ना ही किसी चीजों पे उनके विचार या फिर विमर्श लिए जाते थे। पॉइंट नंबर 32 की बात करेंगे। वज्जी संघ का जो वर्णन है वो कहाँ से लिया गया है, दीर्घ निकाय से लिया गया है, जो कि क्या है, बुद्ध का ही एक फेमस ग्रंथ है। अब ये क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कई सारे व्याख्यान दिए गए हैं, और इसको करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 33 की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे अजात शत्रु की। ये जो अजात शत्रु है, ये किस पे अटैक करना चाहता था, ये वज्जी संघ। ये वही अजात शत्रु है, हर्यक वंश वाला, बिंबिसार का बेटा, जिसने अपने बाप को मार के गद्दी प्राप्त की, इसलिए इसको पितृहंता कहते थे। इसके अलावा इसके जो मंत्री थे वस्कार, उसको कहाँ भेजा गया था, बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। पॉइंट नंबर 34 की बात करेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो बुद्ध ने कहा कि जब तक सभी लोग मिलकर सभाएं करते रहेंगे और वे पूर्ण रहेंगे, तब तक वज्जी को कोई भी डिफीट नहीं कर सकेगा। पॉइंट नंबर 35 की बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्या है कि बुद्ध ने कुछ नियम दिए। पहला पॉइंट क्या बोला कि आपस में मिलकर हर कोई काम करेगा। दूसरा क्या कहा कि इनके जो पारंपरिक नियम है इसका सभी लोग पालन करेंगे। तीसरी बात क्या कही कि बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहा वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक भी नहीं बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, शहरों और गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और जितने भी मतावलंबी हैं, संत हैं, उन सभी का सम्मान करेंगे और उनके आने या फिर जाने में कोई रोक नहीं लगाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 38 को। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद
उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो गण और संघ जिससे बुद्ध और जैन भी संबंधित थे, इसको पूर्ण रूप से किसने अपने हरा लिया या फिर अपने राज्य में शामिल कर लिया, तो उत्तर होगा गुप्त वंश। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 39 की तरफ। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने जो स्थापना की उसको क्या कहा जाता है? प्रजातंत्र, यानी कि लोगों का शासन। और ये जो लोगों का शासन है ये सबसे पहले कहाँ पे? एथेंस। और ये एथेंस किसका पुराना नाम है? ग्रीक का यहाँ पे स्टैब्लिश होता है। और ये जो व्यवस्था है ये लगभग 2000 सालों तक चलती रही। पॉइंट नंबर 40 को देखेंगे। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्ति जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो कि इम्पोर्टेंट विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। यानी कि यहाँ पे क्या होता था? एथेंस में पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी और डिसीजन लेने के लिए कम से कम एक साल में 40 बार मीटिंग। इसी को तो हम प्रजातंत्र कहते हैं, यानी कि प्रजा खुद अपना डिसीजन ले रही है। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र। पॉइंट नंबर 41 की बात करें तो नए शासक का उदय लगभग 3000 साल पहले हुआ था। और जो महाजनपद हैं इनका भी जो उदय है वो 3000 साल पहले ही हुआ था। कुछ डेट्स है इंपॉर्टेंट। ये जो सिकंदर है, महान सिकंदर, मैसेडोनिया का राजा, इसने क्या किया था? अटैक किया था 2300 साल पहले, जब हमारे भारत के अंदर ये मगध एम्पायर चल रहा था। पॉइंट नंबर 43 की बात करें तो ये जो गण और संघ हैं इनका अंत कब हुआ था? लगभग 1500 साल पहले इसका अंत हुआ। पॉइंट नंबर 44 क्या है? ये जो अश्वमेध के घोड़े हैं, अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यानी कि जो अपने राज्य में इस घोड़े को छोड़ देते थे उन राजाओं को इनवाइट किया जाता था। किस चीज के लिए? यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज हम कुल 44 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया और अगली क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाएंगे जो कि क्या रहेगा? हमारा बुद्ध और जैन। तब तक के लिए वीडियो को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और अपने सिलेबस को पढ़ते रहें। इसी के साथ आज के टॉप 50 में से 44 पॉइंट्स यहीं कवर होते हैं। अगले क्लास से हम एक फ्रेश टॉपिक उठाएंगे जो कि बुद्ध और जैन से संबंधित होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट की क्लास को क्रमबद्ध तरीके से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।